अवसर पर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे जन्मदिन को इस आकार में देने के लिए इतने लोग पधारे हैं, जो मेरे कई तो गुरु तुल्य हैं, कुछ तो साक्षात शिष्य हैं और कुछ है। माइक को थोड़ा और तेज करो। अच्छा है, देखिए मैं अध्यापक था, इतना बोल सकता हूँ, इतनी बड़ी सभा में बोलने का अभ्यास है, बिना माइक के ही बोलता हूँ। ना माइक को आप थोड़े ना आप। अच्छा, मैं अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक का कर्तव्य है बड़ी सभा को संबोधित करना। और आज भी मैं अध्यापक हूँ, यद्यपि रिटायर किए हुए मुझे 24 वर्ष हो गए। तो सभी लोगों को मैं अपना हार्दिक प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे आदरणीय योगेंद्र कृष्ण जी हैं, जिनके साथ मुझे हिंदी साहित्य का सम्मान साहित्य सम्मेलन से प्राप्त हुआ था। यद्यपि हम लोग दोनों साथ ही बैठे हुए थे, किंतु इनका परिचय मगबंधु के द्वारा मुझे मिला और फिर इनसे तुरंत बातचीत की टेलीफोन पर। इसलिए मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि मैं इतने दिनों तक उनसे परिचित कैसे रहा। वैसे ही राजमणि जी हैं, राजमणि जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है, कविताएं लिखी हैं और ये रेलवे में हिंदी पदाधिकारी थे। ऐसे ही अभी मेरे सामने कृष्णवल्लभ शर्मा जी हैं, ये अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत मुझसे बहुत कुछ सहायता लेते हैं और मेरा उपकार भी करते हैं। इस प्रकार इस सभा में कई लोग हैं जो मेरे परिचित हैं। मेरे सामने पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर PM तिवारी जी हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे यद्यपि शिष्य हैं लेकिन प्रणाम करता हूँ। और पुण्यार्क जी से परिचय भी कुछ पूर्व हुआ था, यद्यपि इनकी रचनाएं मैं बहुत देखता था। विशेष रूप से बंधु के में संपादक के नाम पत्र लिखते थे और अपनी प्रतिक्रिया प्रत्येक लेख पर देते थे। एक बार मेरे ऊपर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी और इधर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, पुण्यार्क मग दीपिका, और इसी प्रकार से कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिससे मेरा बहुत प्रकार का संबंध है और यह संबंध अभी अभी ज्ञात हुआ है। इस प्रकार मेरे बहुत से परिचित हैं, बहुत लोगों को मैं नाम से जानता हूँ। फिर भी अभी RN कॉलेज हाजीपुर की संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर उमा पाठक जी हैं। उनके भाई पहले बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर थे, अभी सरला बिरला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हैं। अभी मैं 5 मार्च को रांची गया था, वहाँ संस्कृत विभाग की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनसे विशेष परिचय हुआ। तो इन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर संस्कृत में ही पढ़ती थी। बाद में मालूम हुआ कि वे उमा पाठक जी ही हैं। उधर मैं देख रहा हूँ कि उनकी सहयोगिनी कविता जी भी आई हुई हैं, जो RN कॉलेज में हिंदी विभाग की अध्यक्षा रही हैं और अभी भी हैं। तो इन सब लोगों के आ जाने से मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया। लगा कि आज का मेरा जन्मदिन सार्थक हो गया। इसलिए मैं इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। अब कुछ अपने विषय में संस्मरण सुनाता हूँ, जिनसे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। यद्यपि मैंने जीवन की स्मृतियाँ लिखी है, किंतु कई घटनाएं जो उसमें नहीं आई हैं, मेरे अभिनंदन ग्रंथ में भी नहीं आई हैं। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा अभिनंदन ग्रंथ 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। मेरे बहुत बड़े शिष्य हैं डॉक्टर गोपबंधु मिश्र, जो कुलपति रहे थे
सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने वहीं से प्रकाशित किया था। उसमें भी कई घटनाएं नहीं आई हैं। जैसे यह आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मनुष्य कभी असफल होता है तो असफल होना अच्छा है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि तुम्हारे मन का काम हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो उससे भी अच्छा। तो वही हुआ मेरे साथ। मैं अपने जीवन में सबसे अधिक बड़ा हाई स्कूल के हेड पंडित को समझता था, और वही होने की मेरी कामना थी। अपने घर के पास 3 माइल की दूरी पर एक स्कूल था, वहाँ मैंने हेड पंडित होने के लिए बहुत प्रयास किया। एमए में पढ़ रहा था, बीए ऑनर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे। उसमें पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी थी, बिहार यूनिवर्सिटी, उसमें प्रथम हुआ था, डिस्टिंक्शन था। इतना होने के बाद भी स्वर्ण पदक मिला था। इतना होने के बाद भी हाई स्कूल में हेड पंडित नहीं हो सका। अब नहीं हो सका तो नहीं हुआ, आज भी उसके लिए मलाल है। मैं चाहता था कि घर पर रह करके वहाँ भी देखूं, घर भी देखूं, वह भी देखूं, किंतु नहीं हुआ। इंटरव्यू में मेरा गोल्ड मेडल दिखाया गया। उन लोगों ने देखा जो कभी गोल्ड मेडल का शायद नाम भी नहीं जानते थे। उन लोगों ने, ऐसे मूर्खों ने देखा, और देख करके भी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया। ये केवल बीए पास व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया। तो इस तरह से आज जो लोग समझते हैं कि शिक्षा में धांधली है, उस समय भी यही धांधली होती थी। यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो धांधली सब जगह होती थी, आज भी हो रही है। आज कैसे कैसे लोग हो जा रहे हैं या देख ही रहे हैं आप लोग। किंतु उसके बाद एक धोखा खा जाने के बाद, एक बार असफल हो जाने के बाद सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, और चढ़ता गया तो ऐसा चढ़ा कि एमए करने के बाद तुरंत मुझे बिहार के प्रीमियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट मिला। पटना कॉलेज है का उन दिनों वर्चस्व जो था वह वही जान सकता है जो उस युग को देखा हो, जिसने उस युग को देखा हो। एक बार की बात है, अभी 2017 में पटना यूनिवर्सिटी की जयंती मनाई जा रही थी, शताब्दी मनाई जा रही थी। उसमें प्रो वाइस चांसलर कोई महिला थी, जिन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, यह शब्द कहा। तो उसके बाद मुझे बोलना था। मैंने कहा कि गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, उसका वर्तमान नहीं रहा। पटना विश्वविद्यालय में 1917 से लेकर 2017 100 वर्ष का इतिहास देखिए, तो इसमें आधा बांट दीजिए 1967। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है कि मैं दोनों पीरियड में रहा, पूर्वार्ध में भी उत्तरार्ध में भी। 67 से पहले भी रहा, 67 के बाद भी रहा। लेकिन 67 के पूर्व का जो इतिहास है, वह इतिहास और 67 के बाद का इतिहास, दोनों में बहुत अंतर है। यह तो अपनी घटना है। इसलिए कभी भी असफल हो तो असफलता को बहुत दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए। असफलता के पीछे बहुत बड़ी सफलता होती है, उसे नियति निर्धारित करती है। कुछ बातें सुधांशु जी के विषय में। सुधांशु जी इस पत्रिका को अपने तन मन धन से 35 अंकों तक ले गए, और यह इस प्रकार की पत्रिका के इतिहास में यह पहला कदम है। इसलिए आज अगर धन्यवाद के पात्र हैं तो मैं नहीं, सुधांशु जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, इतनी यात्राएं करके, इतना व्यय करके इस पत्रिका को खींचकर आज तक पहुंचाया। और आज यह पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है। इसका पहला अंक देखें और अभी अद्यतन अंक देखें, दोनों में बहुत अंतर मालूम पड़ेगा। इन्होंने पत्रिका के कवर में और मटेरियल में सामग्री जो होती है, पाठ्य सामग्री होती है, वह सूचनाओं से ओतप्रोत है। मुझ जैसे दिन रात पढ़ने वाले को भी इतनी सूचनाएं इससे प्राप्त हुई हैं कि पत्रिकाओं से, कि क्या कहा जाए।
इसलिए मैं सबसे पहले और मूर्धन्य स्थान के रूप में बलबंधु के संपादक श्री डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र जी को अपनी ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि एक तरह से इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये और भी अधिक उन्नति करें और इस पत्रिका के कलेवर में अत्यधिक सुधार करें। आज की सभा में ऐसे लोग हैं जिनके सामने कुछ भी कहना, जिसे बाण भट्ट ने कहा है, जिह्वा जिह्रेति में जलपंती, मेरी जीभ कुछ भी कहने से लजा रही है, संकोच कर रही है। और वही बात आज भी मेरे साथ हो रही है कि आप लोग इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े सुधी हैं, इतने अनुभवी हैं कि आपके सामने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कुछ भी बोलना संकोच की बात हो रही है। फिर भी मैं कुछ कहना है तो औपचारिकता है, कुछ कहूँ। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यही कह सकता हूँ कि परिश्रम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, कभी न कभी उसका फल मिलता है। और जो फल मुझे मिला है वह सब रिटायरमेंट के बाद मिला है। कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट तक कुछ नहीं लिखा। एक इतिहास के प्रोफेसर थे पटना कॉलेज में, सुमिरल चंद्र सरकार जी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उसके बाद इतिहास में जो लिखना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, अथाह लिखा और बहुत स्टैंडर्ड लिखा। उसी तरह से यदि आप परिश्रम करेंगे जीविका के लिए तो जो भी कर रहे हो, लेकिन जीविका के अनंतर रिटायर्ड लाइफ आपका बहुत अच्छा हो, यह मैं सब संसार में सबसे कहता हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं, किंतु हमारे बहुत से वक्ता ऐसे हैं जो बोलेंगे, कुछ मेरे ऊपर भी बोलेंगे, मेरे ऊपर कुछ झूठ भी कहेंगे और अतिशयोक्तियाँ भी देंगे, लेकिन ऐसी बातों से आप अभिभूत ना हो। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा सम्मान हुआ था 31 मार्च को, उसमें मेरे कई सहयोगी भी थे और वहाँ पे बड़े विद्वान थे। उनसे मैंने कहा कि आप लोगों की चरण धूलि के बराबर भी मैं नहीं हूँ। आप लोगों ने प्रशंसा व्यर्थ कर दी है, मुझे कुछ घबराहट हो जाती है अपनी प्रशंसा सुन करके। और वही अच्छा व्यक्ति है जिसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे लोग प्रशंसा करें उससे पहले मैं अपनी प्रशंसा ही कर लेता हूँ। यह आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरा परिचय बहुत बड़े बड़े लोगों से रहा है, जैसे राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति की मर्यादा दूसरी होती थी, राधा कृष्णन, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बुला करके मेरे ग्रंथ को, उस समय दक्षिण पर मैंने लिखा था, बड़ा ग्रंथ है 1964 में लिखा था, उस पर उन्होंने अपनी सहमति भी दी थी और मुझसे कई प्रश्न किए थे। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक चमत्कार दिखाया था मेरे साथ और वह चमत्कार कई लोगों को अविश्वसनीय लगेगा। सर्वदर्शन संग्रह लिख रहा था, उस समय उसके एक अखंड शांकर दर्शन के विषय में मुझे कई शंकाएं थीं। उसकी संस्कृत टीका थी, कहीं कोई और दूसरा कोई सहायक नहीं था, इसलिए बनारस में मैंने सोचा कि कविराज जी से मिला जाए, तो कई प्रश्न लिख करके ले गए और वहाँ कविराज जी के सामने कई लोग बैठे, अपने भी बैठे हुए थे, जैसे सेठ लोगों का गद्दी होती है उस तरह से गद्दी थी, एक टेबल था, उस टेबल पर टेबल के नीचे बैठे हुए थे, टेबल सामने रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी शंकाएं सब पूजा में लिख करके यहाँ पर रखते हैं। तो हमने भी रख दी शंकाएं कि मुझे समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, रख दी। एक पेपर वेट से उसे ढक दिया, सबको ढक दिया। करीब 10 आदमी थे, 10 आदमियों की शंकाएं ढक दिया। तो और लोगों की शंकाएं बिल्कुल भौतिक थीं, मुझे ध्यान करने में मन नहीं लगता है, तो मेरा यह रूप ठीक नहीं हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, लेकिन मेरी शंकाएं सब एकेडमिक थी, शंकराचार्य के दर्शन से संबद्ध थी, जो सर्वदर्शन संग्रह में उन्होंने प्रतिपादित किया था।
और उनको रख करके उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक आप लोग आंखें मूंद रखिए। आंखें मूंदी, हम लोगों को लगा कि कुछ दूसरे लोग में चले गए, कुछ सुन नहीं था, ऐसा लगा। 10 मिनट के बाद आंख खोलते ही लगा कि सारी शंकाओं का समाधान हो गया। और लोगों की बात तो नहीं जाने, लेकिन मेरा ऐसा लगा, रोमांच हो गया कि बिना कुछ बोले ही इन्होंने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। और तब मैंने समझा, शंकराचार्य का एक श्लोक है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, चित्रम पटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। कि यह आश्चर्य की बात है कि बट के तरु के नीचे पाठशाला लगी हुई है, बड़ के पेड़ के नीचे पाठशाला लगी है। चित्रम पटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। शिष्य लोग बूढ़े बूढ़े हैं और गुरु युवा है। शंकराचार्य अपने विषय में कहते हैं गुरु युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, और गुरु का व्याख्यान चल रहा है जो मौन व्याख्यान है, चुपचाप व्याख्यान दिए जा रहे हैं। इसमें बदतो व्याघात आपको मालूम पड़ेगा, कंट्राडिक्शन मालूम पड़ेगा कि बोल भी रहे हैं और चुपचाप कैसे हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, और शिष्य लोगों का संशय निवारण हो गया। उस दिन इसका अर्थ लगा कि वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, शिष्यों का संशय मिट गया। यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य ने लिखा है। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं, बहुत लोगों का अनुभव मिला है, बड़े आध्यात्मिक लोगों का अनुभव मिला है। मेरे एक आध्यात्मिक शिष्य आ रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, ये पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और मेरे शिष्य भी हैं और परिवार के हैं सदस्य। उन्होंने मेरे अंदर PhD की है। और दूसरे हैं हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं डॉक्टर हरीश दास जी, ये पोस्ट ग्रेजुएट में आए हैं। BPSC से इनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, ये पूरे बिहार में फर्स्ट हुए थे। तो हरीश दास जी हैं, इन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान सुना था, वहाँ मेरे अभिनंदन में थे। तो इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों का, साधकों का साक्षात्कार होने से, साहचर्य मिलने से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है। और मैं जैसा था अध्यापक तो जैसा रहा हूँ, लेकिन अध्यापन के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मैंने यह एकमात्र संकल्प कर लिया कि अब केवल पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार संकल्प लिया था पटना विश्वविद्यालय में, जब प्रथम हुआ था तो सोचता था कि कहीं मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट है और यह कुछ नहीं जानता है। इसलिए तब से मैंने कम से कम 8 घंटे का परिश्रम शुरू किया। फर्स्ट होने के बाद 8 घंटे का परिश्रम किया। मेरे गुरु मिल गए। उसके बाद नालंदा में थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी, वो बुद्धिज्म के संसार में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि देखो, टेबल पर जो भी पुस्तक आ जाए उसे तुम पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, हिस्ट्री की हो, किसी चीज़ की हो, तुम समझ करके अपना समझ करके उसको आत्मसात कर लो। अभी पढ़ना शुरू किया। 8-8 घंटे रोज, जब तक सर्विस नहीं हो गई तब तक मैं 8-8 घंटे रोज परिश्रम करता था, इसलिए कि पटना विश्वविद्यालय का सम्मान रखने के लिए, कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट कैसा लड़का है। उसके बाद तो जहाँ इंटरव्यू में गया वहाँ खत्म होता चला गया। असफलता मुझे वही हाई स्कूल में मिली, जो है पंडित नहीं हो सका, वही असफलता थी। उसके बाद सफलता पर सफलता मिलती चली गई। अभी मैंने एक वर्ष भी कम उसको अधिक कहेंगे, 9 महीने में यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का पूरा हिंदी भाष्य, बड़ा भाष्य है, लगभग 1000 पृष्ठों में छपेगा। आधा छप चुका है, चौखंबा से छप रहा है। ये काम किया। कई पुस्तकें इधर 3-3 महीने के संकल्प से पूरी की। भाषा विज्ञान की पुस्तक 3 महीने में कंप्लीट कर दी। इसी तरह से एक महाकाव्य लिखा संस्कृत में, 12 सर्गों का महाकाव्य रामानुकीर्तनम, वो हिंदी अनुवाद के साथ है। उस पर
2 लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके छपने के पहले ही से रजिस्ट्रेशन हो गया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से और एक पंजाब विश्वविद्यालय से। श्री रामानुज कीर्तनम 12 सर्गों का महाकाव्य है, यह लिखा। इसलिए जो कुछ काम किया, विशेष करके एकमात्र एक काम किया था, सर्वदर्शन संग्रह, जो 26 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हो गया था, और इसके बाद सब रिटायरमेंट के बाद काम किया है। इस समय भी काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा अंगुलियों में कष्ट है, घुटनों में कष्ट है, तो सोचता हूँ कि चल नहीं सकता हूँ तो कम से कम बैठे बैठे कुछ काम कर लूँ। इस प्रकार से यदि मेरे जीवन को आप देखेंगे तो आपको कई जगह प्रोत्साहन मिलेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय दिमाग में तो रहेगा नहीं, प्रवचन करेंगे। मैं जब पटना कॉलेज में आया था, मुझे मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर काली किंकर दत्त, के दत्ता, उनके साथ मेरा बहुत साहचर्य हो गया और कभी कभी हंसी मजाक भी हम लोग करने लगते थे। कहाँ मैं बिल्कुल नया, और वो रिटायरमेंट के एज पर रिटायर हुए, उस दिन भी उनके साथ मजाक करना नहीं छूटा। काली किंकर दत्त थे, इकबाल हुसैन थे। इकबाल हुसैन ने कहा कि देखिए आप नए आए हैं, कुछ पढ़ते रहिए, और पढ़िएगा तो सब तो दिमाग में रहेगा नहीं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, कुछ लिखिएगा ही, और वही सब मिला सो लिखते चले गए। मुझे 2 व्यक्तियों का स्मरण आता है इस समय, जिन्होंने मुझे कहा कि आप रिटायर नहीं करेंगे, आप बहुत दिन जीवित रहेंगे। एक हैं सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे भोगेंद्र झा जी, उनके साथ राजधानी एक्सप्रेस में मैं चला आ रहा था, उनसे बातचीत हुई, उसमें सर्विस में था। उन्होंने कहा कि आप रिटायर नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ना कि आप रिटायरमेंट के बाद ही काम करना शुरू करेंगे, और उनका सफल हुआ उनका वाक्य। और एक थे, महिला हैं, जेएनयू में बाद में वाइस चांसलर हुई झांसी यूनिवर्सिटी में, शशिप्रभा कुमार। जेएनयू में एकेडमिक काउंसिल में मैं बहुत दिन तक रहा, तो उन्होंने कहा कि आपके आने से यह होता है कि आपका रोब सब मानते हैं। यहाँ के सब लोग हल्ला करते थे, जो लड़ाई करते थे पीएचडी के सिनॉप्सिस में, तो नहीं करते हैं। आपके आने से 2 ही घंटे में हो जाता है पूरा, नहीं तो 5 घंटा 6 घंटा लगता था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आशीर्वाद देते हैं, हम लोग सब मिल करके, कि आप शतायु हों, इसमें हमारे जैसी सभा में, इस सभा में, ऐसी सभा में आप आएँ, और आपके वर्चस्व के कारण सब लोग शांत रहें। इस प्रकार कई लोगों से सानिध्य हुआ, कई लोगों से आशीर्वाद मिला। इन सब को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आपने इतना भव्य आयोजन किया है, मैं तो इस सब समारोह इत्यादि में नहीं जाता हूँ। हमारे शिष्य लोग जानते हैं कि समारोह से, लोकार्पण से, इस सबसे दूर रहते हैं, लेकिन सुधांशु जी का आग्रह ऐसा था, इन्होंने अनुमति ले ली थी पहले से कि आप चाहते हैं कि नहीं, आप आना चाहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो करें। और कई लोगों से फिर संपर्क हुआ, तो आज आप लोगों ने इतने भव्य रूप से, भव्य परिमाण में आपने आयोजन किया है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सुधांशु जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक लड़की है जो मेरी रचनाओं पर अनुसंधान कर रही है, मेरी सारी रचनाओं पर खोज की। मुझे भी कई रचनाएं पता नहीं थी, उसने पूछ करके खुद करके इतना मुझे तंग किया कि मेरी सारी रचनाओं की सूची उपलब्ध कराई, जो मैंने इनको सुधांशु जी को दे दी, जो इस मगबंधु में भी सारी रचनाओं के विषय में सूचना है। तो इतना कह करके मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि गलती हो गई, कोई त्रुटि हुई तो अभी या इसके पहले तो सबसे मैं अंतिम बार क्षमा मांगता हूँ।